हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, यदि आप भी करते हैं बीएड के बाद सी टेट, यूपी टेट या अन्य किसी भी टेट की आप यदि तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा भी है सी टेट, यूपी टेट, एस टेट या अदर्स टेट, यदि आप यानी टीचिंग रिलेटेड जो भी तैयारी करते हैं तो उनमें आपका सबसे पहले हमें सी टेट या यूपी टेट देना होता है, या अन्य राज्यों की बात करें तो उनमें अन्य टेट देना होता है। तो दोस्तों, टेट की तैयारी के लिए जैसे कि आप शुरुआत करते हैं तो आप 5 सब्जेक्ट टेट में होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं जो आप जानते भी होंगे। 2 इसमें लैंग्वेज होती हैं, 2 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होती हैं, और आपकी एक सीडीपी, एक आपका पोर्शन होता है मैथ, और आपका एक पोर्शन होता है ईवीएस। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं स्पेशली आपके लिए दोस्तों, सी टेट को ध्यान में रखते हुए लेकर के आए हैं, क्योंकि दोस्तों सी टेट में जो भी लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी है, तो उसमें भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपका भाषा से ही रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा आज जो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम भाषा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ भाषा के बारे में किन किन टॉपिकों पे हम बात करेंगे। तो किन किन टॉपिकों पे दोस्तों हम बात करेंगे, ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे भाषा की शब्द की उत्पत्ति पर, कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है या किस प्रकार से हुई है। उसके बाद भाषा की अर्थ या परिभाषा, उसके बाद भाषा की प्रकृति व विशेषताएँ, उसके बाद भाषा के प्रकार व भेद, उसके बाद शास्त्रीय भाषाएँ, बच्चों में भाषा का अर्जन, अधिगम, आकलन। इन बातों पर, इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों भाषा शब्द की उत्पत्ति। तो यहाँ पे आप पूरा हेडिंग आप डाल सकते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बात आप जानते हैं कि बात करें भाषा शब्द की उत्पत्ति की, तो भाषा शब्द जो बना है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु, किससे दोस्तों? भाष धातु से बना है। अब आप बात कहेंगे कि ये भाष क्या होता है या धातु क्या होती है। तो यदि बात करें धातु की, तो संस्कृत में दोस्तों धातु को क्रिया कहते हैं, यानी जो संस्कृत की क्रिया होती है उसे हिंदी में क्रिया और संस्कृत में धातु कहते हैं। इसका मतलब होता है करने वाला। ये तो होगी दोस्तों धातु की बात। अब इसके बाद करेंगे हम चर्चा भाष धातु शब्द की, कि इसका अर्थ क्या होता है। तो भाष का अर्थ होता है दोस्तों विचार। क्या होता है? विचार देना, ऐसा समझ सकते हैं, विचार देना भाष शब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। इसके बाद अब भाष शब्द का हम अर्थ जान लेते हैं, विचार। अब आप सोचेंगे या आप क्यूरियोसिटी आपके मन में होगी कि विचार क्या होता है। तो विचार आप वैसे तो जानते हैं, फिर भी आपको परिभाषित कर दें, थोड़ा सा आपको हिंट दे दें। यानी कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति या किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु को हम देखते हैं, तो उसे देखने के बाद हमारे मन में कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, यानी उसे देखकर कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और उसके बारे में हम, जैसे कि आप या कोई बच्चा किसी टूर पर जाता है, वहाँ पर कोई जैसे कि मंदिर देखता है, कोई जानवर देखता है, तो उसे देखकर उसके मन में क्या उसकी आकृति दिखती है, उसके अंदर उसके विचार उत्पन्न हो जाते हैं उसकी आकृति या पर्सनालिटी को लेकर के। तो वो किसी दूसरे को बताना चाहेगा, तो उसके मन में सबसे पहले क्या उत्पन्न होने चाहिए? विचार उत्पन्न होने चाहिए। और यही विचार जो है आपके जो उत्पन्न होते हैं, यही आपका भाष का अर्थ होता है, भाष शब्द का अर्थ होता है। विचार की यदि हम यहाँ बात कर लेते हैं, तो विचार की यदि हम बात करें दोस्तों, विचार की हम बात कर लेते हैं, मनुष्य के मन के अंदर उठने वाली जिज्ञासा या
उथल पुथल जो किसी अन्य व्यक्ति को बताना चाहे विचार कहलाते हैं। यानी यदि हम किसी व्यक्ति को कुछ भी टॉपिक हम बताएंगे तो सबसे पहले हमारे मन में क्या होगा, विचार उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर हो जाती है विचार की बात। अब आगे देखते हैं विचार को भाषा से इसका क्या संबंध है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके मन में विचार उत्पन्न होता है या किसी भी मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न होता है, लेकिन विचार को हम तब तक नहीं समझ सकते तब तक वो किसी माध्यम से दूसरे को समझाया ना जा सके। यानी ऐसे कहें, मान के चलो आप हैं और आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, आपका दोस्त सामने आता है, तो वो विचार आपका मन में तभी तक आप ही के पास रहेगा तब तक उसे आप किसी माध्यम से सामने वाले दोस्त को ना बता दें। तो विचार को यदि किसी को हमें बताना हो तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी माध्यम को हम दोस्तों क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसी माध्यम को क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं। यानी किसी न किसी भाषा से, चाहे आप लिखित भाषा से बताना चाहें, मौखिक भाषा से बताना चाहें, सांकेतिक भाषा से बताना चाहें, अपने विचार को किसी न किसी माध्यम से बताएंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, आपका भाषा कहलाएगा। तो भाषा के आगे बात करें तो भाषा की आप बात जान चुके होंगे कि विचार को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। ये आपकी हो जाएगी भाषा की अर्थ, ये आपका हो जाएगा भाषा का अर्थ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति और विचार के बारे में बताया, और इसके बाद बताया भाषा का अर्थ। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों भाषा की उत्पत्ति और अर्थ हो जाता है, और इसके बाद यदि हम भाषा की परिभाषा लिखना चाहें, भाषा की परिभाषा, तो हम ऐसे दे सकते हैं, किन्हीं विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का सार्थक आदान प्रदान भाषा के द्वारा किया जाता है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। और अन्य भी परिभाषा बहुत सी हैं भाषा की, जैसे कि भाषा विचारों को व्यक्त करने की अनुभूति है। इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन आपको मेन टॉपिक समझ में आना चाहिए कि भाषा का मतलब क्या होता है। तो भाषा का मतलब यही हुआ कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही आपका भाषा के माध्यम से होता है, और वही आपकी भाषा कहलाती है। वो किसी भी तरह की भाषा हो सकती है, जैसे आपकी लिखित भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, और यदि आप टाइप में बात करें तो जैसे हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी, जो प्रचलित भाषा है, जो सामने वाला व्यक्ति आपको समझ सके, जैसे हिंदी में समझ सके, उर्दू में समझ सके, या संस्कृत में समझ सके, या अंग्रेजी में समझ सके। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके भाषा को पहुँचाने के माध्यम होते हैं, तो विचारों को पहुँचाने के माध्यम होते हैं। इसके बाद ये आप कंप्लीट करने के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। भाषा की परिभाषा भी आपका हो गया, अर्थ भी हो गया, और उत्पत्ति भी हो गई। और आप इसके बाद आगे चलते हैं कि भाषा की विशेषताएं या प्रकृति क्या होती हैं। तो अब बात करेंगे भाषा की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक डाल लेंगे भाषा की प्रकृति या विशेषता। भाषा की प्रकृति या
विशेषताएं, ये हो जाएंगी भाषा की प्रकृति या विशेषताएं। तो दोस्तों भाषा की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं और प्रकृति आती हैं। जैसे कि यदि हम बात कर लें, यहाँ पे आ जाएगा भाषा की प्रकृति और विशेषताएं की। भाषा, इससे लिख सकते हैं दोस्तों, इससे आप कर सकते हैं, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि भाषा कोई देता नहीं है, बाकी क्या होती है, ये जन्मजात अर्जित संपत्ति होती है जो हर एक बच्चे के पास होती है। इसके बाद आगे करें, भाषा अगली विशेषता की बात करें, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का अर्थ यहाँ पे समझ लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारी जो मूल भाषा थी वो थी संस्कृत, और संस्कृत के बाद जो है पाली भाषा आई, फिर आपकी पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, सौरसैनी आई, हिंदी आई, यानी भाषा क्या हुआ, परिवर्तनशील यानी बदलती चली जा रही है। तो इसलिए कहेंगे कि भाषा परिवर्तनशील है। आगे बात करें, आप इसमें और विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, या भाषा के मानक स्वरूप होते हैं। क्या दोस्तों, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया यानी ये समाज में रहकर ही संभव होती है। भाषा मानक रूप में होती है। इसका मतलब दोस्तों कि इसकी क्या होती है, लिपि होती है। इसका क्या होता है, व्याकरण होता है, यानी लिपि भी होती है और व्याकरण भी होता है। हर एक भाषा की लिपि और व्याकरण होता है। तो ये इसकी दोस्तों विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों कि भाषा के प्रकार या भेद के बारे में हम बात करेंगे। ये दोस्तों मिटाते हैं, आगे बात करेंगे भाषा के प्रकार या भेद। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भाषा के प्रकार या भेद। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, भाषा के प्रकार या भेद हम देख लेते हैं दोस्तों। भाषा के प्रकार या भेद दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करें तो भाषा के प्रकार में बात करें तो आपकी 3 भाषाएं हो जाएंगी। जैसे नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ये आपकी 3 भाषा के प्रकार हो जाएंगे। तो मौखिक की भाषा जो मुख द्वारा बोली जाती है, मुख के द्वारा बोली जाती है और कानों के द्वारा सुनी जाती है, ये आपकी हो जाएगी मौखिक भाषा। इसके बाद लिखित, ये आपको क्या होता है, हाथों से लिखी जाती है, अर्थात बात करें हाथों से लिखी जाएगी और आंखों से पढ़ी जाएगी। इसके बाद सांकेतिक भाषा, संकेतों का प्रयोग इसमें होता है। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपसे बात करेंगे कि जैसे कि मौखिक भाषा है, मुंह से बोली जाएगी, कानों से सुनी जाएगी। लिखित भाषा है, लिखी जाएगी, हाथों से आंखों से पढ़ी जाएगी। सांकेतिक भाषा है, इसमें संकेतों का प्रयोग होता है। तो सबसे अच्छा इसमें जो दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है ये होता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि एक गाड़ी का जो हॉर्न है वो बजता हुआ है और कानों के द्वारा सुनाई देता है। तो हमेशा ये नहीं होगा दोस्तों कि वो कानों द्वारा सुनाई देगा या किसी की आवाज़ के द्वारा वो बोला जाएगा तो वो मौखिक भाषा होगी। तो दोस्तों यहाँ आप यदि बात करें तो यहाँ ये मौखिक भाषा नहीं होगी। क्यों दोस्तों, और ये आपकी दोस्तों होगी सांकेतिक भाषा। क्यों होगी दोस्तों, मौखिक भाषा तभी तक मान्य होती है तब तक वह मुंह के द्वारा बोली जाए या कानों के द्वारा स्पष्ट सुनी जाए, या उसका एक सार्थक, एकदम सार्थक उसका क्या होता है आपका दोस्तों, सार्थक मतलब होता है। तो वो ही आपकी क्या कहलाएगी, मौखिक भाषा कहलाएगी। यहाँ बस के हॉर्न का मतलब दोस्तों सार्थक ध्वनि नहीं देता, यानी सार्थक नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों इसलिए जब तक सार्थक शब्द का प्रयोग ना हो तब तक वो मौखिक भाषा नहीं होगी, वो सांकेतिक भाषा होगी। इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों
भाषा के भेद करें, जैसे कि भाषा के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि आप बात करें मातृभाषा, मातृभाषा। नंबर 2 की बात करें आपकी राजभाषा। नंबर 3 की बात करें राष्ट्रभाषा, और नंबर 4 की बात कर लेते हैं संपर्क भाषा, संपर्क भाषा। इनकी हम बात कर लेते हैं कि मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और संपर्क भाषा क्या होती है। तो मातृभाषा दोस्तों वो होती है जो घर पड़ोस में बोली जाती है और इसे बोलियां भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोलियां। ठीक है दोस्तों, बोलियां इसमें आ जाती हैं मातृभाषा में। इसके बाद राजभाषा की बात करें, राजभाषा वो होती है जिसमें राष्ट्र का कामकाज करना सुनिश्चित हो। जैसे कि हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि दोस्तों सारे हमारे राजकाज के कार्य जो होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश के सबसे अधिकतम क्षेत्र में बोली जाती हो। यानी दोस्तों जो आपके देश में सबसे ज़्यादा बोली जाएगी उसे हम राजभाषा कहते हैं, लेकिन जो भारत की कोई भी राजभाषा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, इसलिए इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वो होती है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति से वाद संवाद आसानी से कर सकें। अर्थात दोस्तों जिस भाषा को आप भी जानते हैं और जिस भाषा को सुनने वाला भी जानता है वो आपकी कहलाएगी संपर्क भाषा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपके देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, भाषा के प्रकार भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद करेंगे, एक क्वेश्चन सीटेट में आया था दोस्तों पिछले साल कि भारत की कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारे देश भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएँ हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी आप चर्चा हम आपके सामने फिर कर लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएँ कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो अब हेडिंग हम डाल सकते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएँ, ऐसे डाल सकते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषा। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों, यानी भारत के बाद। तो जैसे कि बात कर लें दोस्तों, तो शास्त्रीय भाषाएं हमारी 6 होती हैं। यदि बात कर लें तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? याद करने की बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं, आपको हम समझा देंगे कि किस तरह से ये याद करनी है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा इंडिया का थोड़ा सा हम मैप को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, ये इस तरह से, यदि हम मैप को ये इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये आपका हिस्सा ये हो जाएगा दक्षिण भारत, नीचे का दक्षिण भारत, और सबसे ज़्यादा दोस्तों यहीं से जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं यही हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक तमिल हो जाएगा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु। इधर दोस्तों उड़ीसा होता है, ओडिसी। एक कर्नाटक होता है इधर, कन्नड़, और एक आपकी यहाँ पे उत्तराखंड की तरफ होता है संस्कृत। तो आप गिन सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5
और 6। तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा है या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा आपका मैप ड्रॉ करके आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे शास्त्रीय भाषाएं कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आगे करेंगे दोस्तों आगे बात करेंगे भाषा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अभी तक हमने चर्चा की भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषता, भाषा के प्रकार भेद और भाषा की शास्त्रीय भाषा के बारे में बात हो चुकी है। अब आगे करते हैं बच्चों में भाषा का अर्जन या अधिगम या आकलन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन और अधिगम, तो दोस्तों दोनों शब्द लगभग दिखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा अर्थ अलग है। सबसे पहले यदि बात कर लेते हैं कि भाषा का अर्जन क्या होता है। भाषा का अर्जन, भाषा का अर्जन, अर्जन की बात में बात कर लेते हैं। देखिए भाषा का अर्जन होता है दोस्तों बच्चों की वह शक्ति या क्षमता जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को दूसरे से सीखता है, वो आपका भाषा अर्जन कहलाता है। वो दोस्तों किसी भी प्रकार से, चाहे अनुकरण करके, चाहे रट के, चाहे अभ्यास करके, किसी भी प्रकार के वो सीख सकता है, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका भाषा का अर्जन। अब आगे बात कर लेते हैं भाषा का अधिगम। भाषा का अधिगम, तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिस क्षमता से बच्चे भाषा का विश्लेषण कर लेते हैं, यानी ये आपके ऐसे कहें भाषा अर्जन की अगली इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा का अधिगम। यानी भाषा को इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं या उसके बारे में अधिक और जान सकते हैं, उसके ऊपर तर्क कर सकते हैं और उसके जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका अधिगम कहलाता है भाषा का। तो दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भाषा की बात की है, थोड़ी सी चर्चा उन पर भी कर लेते हैं, जो दोस्तों सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन पर बहुत ही जो है क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और अधिकतर जो प्रयोग भाषा शब्द का सीटेट में होता है। तो मनोवैज्ञानिक के बात कर लेते हैं। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक हुए थे आपके वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। ये क्या कहते हैं कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से आती है, यानी ये कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा आती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं चॉम्स्की कहते हैं भाषा बच्चे की अर्जित संपत्ति है, अर्थात जन्म से ही वह भाषा लेकर उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक आपके हुए हैं पियाजे, जिनका संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है वो आपका दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है, CDP में। पियाजे कहते हैं कि भाषा परिवेश में अंतःक्रिया करके भाषा आती है। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं ना करें, ये यहाँ भी अंतःक्रिया है और यहाँ भी अंतःक्रिया, लेकिन यदि वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो वो हमेशा सामाजिकता को बढ़ावा देंगे और पियाजे जो करेंगे वो भाषा परिवेश को बढ़ावा देंगे। तो इस पर आप ध्यान रखें। एक आपके जो हैं स्किनर महोदय हुए हैं,
स्किनर ने कहा कि भाषा बच्चों में अभ्यास रटने नकल करने से आती है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग कथन हैं और अलग अलग प्रकार से उन्होंने भाषा अर्जन को बताया है। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने बताया है दोस्तों, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा आती है। चॉम्स्की बताते हैं भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जिसे बच्चा पैदा होकर के यानी पैदा होते समय ही लेकर के आता है। पियाजे कहते हैं भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके होती है। और स्किनर कहते हैं भाषा बच्चों में अभ्यास रटने नकल करने से आती है। तो दोस्तों ये हुई कुछ भाषा की बातें, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।